जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आज आपको मिलेगा ट्रिपल सी का पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर, अर्थात पेपर से पहले देंगे आप पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, ध्यान से समझना है, रिवीजन करना है, ताकि आसानी से एक बार में ट्रिपल सी एग्जाम को आप क्लियर कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिए, वह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे दी गई ई बुक की लिंक के द्वारा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। यहां पर देखिए एक एनिमेशन मैंने बनाया हुआ है जो 2D इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। इमेज का जो 2D रिप्रेजेंटेशन है या इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण होता है? और आपके ऑप्शंस हैं। तो मोबाइल डिवाइस के लिए सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण जोखिम होता है वो है फिजिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फिजिकल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कौशल्या क्या है? आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। क्या है बताइए? क्या एक ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है? यहां पर देखिए ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, ये तो कंफ्यूज करने के लिए है। अगर ऑल ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज का कोई मतलब ही नहीं है। तो कौशल्या क्या है? एक आपका ई लर्निंग है, ठीक है, या आपकी ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और ले लीजिए। कब इसकी खोज हुई? तो सन 2012 में ई कौशल्या की खोज हुई थी। किसने खोजा था? तो एंड्रयू एनजी एंड डेपी कॉलर, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। यहां पर इसका सिंबल देखें तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है और साफ साफ यहां पर लिखा गया है एजुकेशन फॉर एवरीवन, हर एक के लिए शिक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। मींस ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए वैध नहीं है? ऑप्शंस हैं लेटर, नंबर, अंडरस्कोर कैरेक्टर या फिर स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नंबर। ठीक है, नंबर आपका वैध नहीं है, अर्थात फील्ड नेम बनाने के लिए आप नंबर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जो एक प्रकार का ई वॉलेट नहीं है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक प्रकार का ई वॉलेट नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं क्लोज्ड ई वॉलेट, सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट, ओपन ई वॉलेट या फिर प्राइवेट ई वॉलेट। बताइए कौन सा ई वॉलेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्राइवेट ई वॉलेट। अब क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत कौन आता है यह भी आप जान लीजिए। तो अगर आपने नाम सुना है स्टारबक्स का, तो यह आपका क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत आता है। अब यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है कि स्टारबक्स कैसा ई वॉलेट है, और ऑप्शंस में होंगे ऐसे ही क्लोज्ड ई वॉलेट, सेमी क्लोज्ड, ओपन ई वॉलेट एंड प्राइवेट ई वॉलेट। तो किसका उदाहरण है? क्लोज्ड ई वॉलेट का होगा। ऐसे ही सेमी क्लोज्ड की बात आएगी तो जैसे बूस्ट, ग्रेपे, अलीपे, टच एंड गो, ये सभी आपके सेमी क्लोज्ड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें ओपन ई वॉलेट की, तो ओपन ई वॉलेट के अंतर्गत वीजा चेकआउट, गूगल पे, मास्टर पास, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए
साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, फाइल एक्सटेंशंस, ये सब कुछ मैंने दिया है जिसे पढ़ के आसानी से आप SSC का एग्जाम टॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी भी पोस्ट का उत्तर देते समय आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कहीं पर कोई पोस्ट करते हैं या किसी ने आपके पास कोई पोस्ट की है तो आपका रिप्लाई होगा वो क्या होगा। क्या हमें वही बातें कहनी चाहिए जो हम आमने सामने से कहेंगे, या फिर जो मन में आए कह देना चाहिए, या फिर जैसी पोस्ट है वैसा जवाब देना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए क्या करना चाहिए। तो देखिए, इंटरनेट में होता है नेटिक्वेट, आप फॉलो करें या फिर ना करें, लेकिन नेटिक्वेट बनाया गया है जिसे हम इंटरनेट का शिष्टाचार कहते हैं। और इंटरनेट का शिष्टाचार यही कहता है कि हमें सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए किसी के भी प्रत्युत्तर में जो हम आमने सामने से कह सकेंगे। हमें मन में जो आए वो नहीं कहना चाहिए, या फिर जैसी पोस्ट है वैसा नहीं कह देना चाहिए। सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप आमने सामने से कहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं होता है, और आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड के लिए आप कलर का उपयोग कर सकते हैं। कलर में क्या है? सिंगल कलर, जैसे कि रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, है ना। ग्रेडियंट में क्या है कि कई कलर्स का मिक्सअप आप कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कलरों का। टेक्सचर में टेक्सचर कलर आते हैं, लेकिन फिक्सचर का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4, फिक्सचर। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हेन वाज द मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इन्वेंटेड? मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की खोज कब हुई? और आपके ऑप्शंस हैं 1960, 1970, 1917 या फिर 1961। बताइए, सॉरी 69 है। तो इसका राइट आंसर होगा 1960। ठीक है, 1960 में मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की खोज हुई थी। कैसी दिखती है ये भी आप देख लीजिए। तो यहां पर एक फिगर आपके सामने है जहां पर ब्लैक कलर की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। जो यहां पर आपको जैसे 1 2 3 दिख रहा है इसको हम बोलते हैं CVV। क्या बोलते हैं? CVV। CVV का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। एक क्वेश्चन इससे संबंधित SSC एग्जाम में और पूछा जाता है कि CVV कितने अंकों की होती है? तो CVV 3 अंकों की होती है। कभी भी हमें अपना OTP, अपना CVV किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर 22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर 22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होते हैं। अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा होता है? जब आप हाइपरलिंक बनाते हैं, लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो हाइपरलिंक आप चाहे राइटर देखें, कैल्क देखें, इंप्रेस देखें, या कोई भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाता है। वहां पर बहुत सारी चीजों की लिंक मिलती हैं। किसी पर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज वहां पर ओपन हो जाता है। मींस एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। तो आकार कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं अल्टरनेट सेलेक्ट, मींस उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेलेक्ट बोलते हैं, या फिर लिंक सेलेक्ट बोलते हैं, या फिर हैंड राइटिंग बोलते हैं, या हैंड मूव बोलते हैं। बताइए, कर्सर ले जाने पर जो आकार आता है ना उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, लिंक सेलेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, लिंक सेलेक्ट एक हैंड टाइप का एरो बन जाता है जिसे हम लिंक सेलेक्ट के नाम से जानते हैं।
जब ट्रिपल सी का सेकंड चैप्टर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पर लास्ट में आपको माउस सेटिंग के बारे में बताया था, जहां पर इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपके ऑप्शंस हैं बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS और बायोस। ठीक है, BIOS। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर आप सभी लोग बताते रहिए, तब तक मैं आपको बताता हूं CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नोट कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एग्जाम में फुल फॉर्म्स काफी पूछे जाते हैं। ऐसे ही बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जहां पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कुछ सॉफ्टवेयर्स वहां पर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, बूटस्ट्रैप लोडर। अब नेक्स्ट, मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? मोबीक्विक है क्या? एक आपका पेमेंट ऐप है ना, डिजिटल पेमेंट ऐप, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, इन सब का उपयोग करते हैं, वैसे ही है। और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, इंडिया, USA या फिर नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मोबीक्विक इज एन इंडियन कंपनी फाउंडेड इन 2009। मींस मोबीक्विक भारतीय कंपनी है जिसकी खोज 2009 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? मेनू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस क्लासेस में लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप इन सब चीजों को याद रखिए कि कौन सा फंक्शन किस मेनू में होता है और किसकी शॉर्टकट की क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? और ऑप्शन हैं आपके स्लाइड शो, स्लाइड, फॉर्मेट या फिर व्यू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिलता है आपको व्यू मेनू के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, व्यू मेनू। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, www की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपके ऑप्शन हैं टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट केली, रॉबर्ट ई कॉन या फिर A&B दोनों। बताइए www की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, A&B दोनों, क्योंकि टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट केली इन दोनों लोगों ने मिलकर ही इसका आविष्कार किया था। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, पहला ब्राउजर कौन सा है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो पहला ब्राउजर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यह ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। अगर ट्रिपल सी एग्जाम में आपके यह क्वेश्चन पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोजाइक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहीं से यह बनता है कि पहले वेब ब्राउजर का आविष्कार किसने किया था? तो अगर पहला पूछता है वो ग्राफिकल या अनग्राफिकल नहीं बताता है, तो आपको www के बारे में ही बताना है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली। अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो A&B या A&C जिसमें मिले, अगर एक ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली ही देता है तो आपको टिम बर्नर्स-ली पर ही टिक करना है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापी जाती है? डॉट मैट्रिक्स है क्या आपका? प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स है, उसकी स्पीड हम किस में मापेंगे? PPM, PPS, CPM या CPS। अब PPM का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ऐसे ही PPS, CPM और CPS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो PPM का फुल फॉर्म होता है क्या? पेज पर मिनट। ठीक है, क्या होता है? पेज पर मिनट। PPS का फुल फॉर्म पेज पर सेकंड होता है। CPM का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर मिनट होता है और CPS का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकंड होता है।
और इसका राइट आंसर क्या होगा, CPS, अर्थात डॉट मैट्रिक्स की जो गति है वो CPS में मापी जाती है। नोट कर लीजिएगा और इनके फुल फॉर्म को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क में तारीख लिखने की शॉर्टकट की क्या है। मींस अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में तारीख अर्थात डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड। अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, मींस टाइम को इंसर्ट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ डेट पूछा था तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब बारी है नेक्स्ट की। NEFT और RTGS 24 × 7 है। तो 24 × 7 का मतलब ये नहीं कि 24 को 7 से गुणा करना है। यहां पर पूछा गया है कि क्या NEFT और RTGS 24 × 7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स, क्योंकि ये दोनों 24 × 7 काम नहीं करते हैं। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है, IMPS का फुल फॉर्म क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, पेमेंट की लिमिट क्या है, किसका आविष्कार कब हुआ, ये सब कुछ आपको याद रखना है। जो मैंने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के जो वीडियो था जहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा। तो NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर या आल्ट प्लस एंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब पेज ब्रेक कैसा होता है देखिए। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, जहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी इंसर्ट मेनू है, जहां पर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। कितनी मेनू होती हैं, तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। इस प्रकार से टोटल आपकी राइटर में 11 मेनू होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू आपकी होती हैं। ऐसे ही इंसर्ट में देखें तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C होती है। हाइपरलिंक की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस K होती है। ये दोनों शॉर्टकट की कॉमन है, जो आपकी राइटर में भी वही है, कैल्क में भी वही है और इम्प्रेस में भी वही है। तो क्वेश्चंस चेंज कर देता है, कभी पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, कभी इम्प्रेस में, कभी राइटर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों चीजों की शॉर्टकट की सेम है, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NUUP स्टैंड फॉर, NUUP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपके नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां पर देखिए, सॉरी पैटर्न, यहां पर प्लेटफॉर्म नहीं है। अब नेक्स्ट है नोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है। मींस प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस डेज की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है। ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या फिर बिंग। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फेसबुक। फेसबुक क्या करता है,
पिछले दिनों की मेमोरी को दिखाता है। जैसे कि कोई पोस्ट 1 साल पहले आपने की थी तो 1 साल बाद वहां पर 1 ईयर एगो और जो पोस्ट आपने की थी वो वहां पर दिखाई देती है। अगर आप फिर से उसे पोस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर वो पोस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ भूल जाएं, आपके घर वाले आपकी डेट ऑफ बर्थ भूल जाएं कि आज आपका बर्थडे है या फिर कल बर्थडे है, लेकिन फेसबुक आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है कि आपके किस दोस्त का बर्थडे किस डेट को है और आपसे कहता भी है कि भैया अगर विश करना चाहते हो तो विश कर दो। ठीक है, अब यहां पर देखिए फेसबुक का एनिमेशन आपको दिखाते हैं। फेसबुक पर कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा आता है। यहां पर देखिए रिएक्शंस घूम रहे हैं, लाइक है, लव है, वाओ है, हाहा है ना। इस प्रकार से फेसबुक के अंतर्गत टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस दिए गए हैं। कितने? 7 प्रकार के। पहले 6 थे लेकिन अब कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं, जो सभी को आसानी से मिल जाते हैं। जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? और यहां भी पिछली परीक्षा में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं हैंग, डेड, सेंसलेस एंड नन ऑफ दीज। कंप्यूटर चालू है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, मींस वहां पर कुछ ऐसा है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पर रुक गया है। देखिए अगर डेड रहेगा तो वो ऑन ही नहीं होगा, लेकिन यहां पर बात हो रही चालू है, काम नहीं करता है, तो इसका मतलब वो हैंग कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, हैंग। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब नेक्स्ट, स्लाइड मास्टर के पास कितने प्रकार की शैली है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल डज स्लाइड मास्टर हैव? आपके ऑप्शंस हैं 2, 5, 3 या फिर 1, बताइए। तो स्लाइड मास्टर के पास कितने प्रकार की शैली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए। ठीक है, मींस 2 प्रकार की शैली होती हैं। स्लाइड मास्टर हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टाइल एसोसिएटेड विद देम, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स एंड ग्राफिक स्टाइल। मींस स्लाइड मास्टर के पास 2 प्रकार की शैली होती हैं। पहली है प्रेजेंटेशन शैली और दूसरी है ग्राफिक्स स्टाइल अर्थात ग्राफिक शैली। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि स्लाइड मास्टर के पास निम्न में से कौन कौन सी शैलियां होती हैं? प्रेजेंटेशन स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, ऐसे ही अदर ऑप्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, मनरेगा का क्या अर्थ है? मनरेगा आप सभी ने नाम सुना होगा, गांव में 100 दिन रोजगार की गारंटी योजना होती है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहां पर देखिए एक फिगर दिया गया है जहां पर आपको बताया गया है, गांधी जी का चित्र बना हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, हिंदी में इसका नाम है, और फुल फॉर्म इंग्लिश में देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। अब यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर? MQTT का फुल फॉर्म क्या है? MQTT का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम्स में काफी सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहां पर होता क्या है, तो देखिए ये एक प्रोसेस पे काम करता है। जैसे कि यहां पर टेम्परेचर सेंसर को आप देख रहे हैं, ये पब्लिश कर रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, MQTT ब्रोकर यहां पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए लोकेशन ऑन होना अनिवार्य है। मींस अगर आप कोई भी लोकेशन सर्च करना चाहते हैं तो क्या आपकी लोकेशन ऑन होना जरूरी है, कंपलसरी है? अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो क्या आप प्लेस को नहीं सर्च कर पाएंगे? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। लोकेशन को ऑन करना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर गूगल मैप जैसे कि रखा हुआ है, हमारे प्लेस का है, हमारा संस्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, है ना। तो ये क्या है? गूगल मैप। यहीं से आपको कहीं पर जाना है तो जो लोकेशन आप सर्च करेंगे वहां का रास्ता आपको दिखाएगा। ये सारे आपके जो है ना, ये आपको रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लाइंट्स कंप्यूटर का क्या काम है बताइए? एक क्वेरी का जवाब देना, एक क्वेरी करना,
बोथ मेक अ क्वेरी एंड रिस्पॉन्ड टू अ क्यूरी, या नन ऑफ द ऑप्शंस। पहला, क्वेरी का जवाब देना मीन्स अगर कोई क्वेरी आई है, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा है, तो उस क्वेरी का जवाब देना क्लाइंट कंप्यूटर का काम होता है, या फिर किसी से क्वेरी करना ये काम होता है, या फिर दोनों काम होते हैं, क्वेरी को बनाना भी और क्वेरी को जवाब भी करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ मेक अ क्वेरी एंड रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है बताइए। विंडोज एनटी का एक फीचर है, आप सभी जानते हैं। आपके ऑप्शन हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, नोवेल टेक्नोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एनटी में एनटी का अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी। अब विंडोज एनटी का जो वॉलपेपर था वो कैसे था, तो कुछ ऐसा दिखता था आपका विंडोज एनटी। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि विंडोज एनटी क्या है। इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, मींस माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली फीचर है ना, उसी के परिवार के अंतर्गत आता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वॉज रिलीज ऑन जुलाई 27, 1993। मीन्स एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कब लॉन्च किया गया था, तो 27 जुलाई 1993 को लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 27 जुलाई 1993 को ही लॉन्च किया गया है। इट इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहीं से और जनरेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक समय में कई सारे काम कर लेता है, और मल्टी यूजर का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग एक समय में एक से अधिक लोग कर सकते हैं, वही कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमिशंस RWXR आर रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशन विल बी। जो परमिशन है आपका RWXR, इसमें R किसका प्रतिनिधित्व करता है, 711, 777, 666 या 744। एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहां पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 744। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क और डिस्क सेट क्या है, और आपके ऑप्शन हैं। एक अप्रत्यक्ष उपयोग संग्रहण डिवाइस है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस मींस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। बताइए हार्ड डिस्क और डिस्क सेट क्या होते हैं। अब यहां पर बात हो रही है हार्ड डिस्क और डिस्क सेट की, तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। मींस एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसका हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कोलोकियल नेम ऑफ फॉर पेपल। मींस पेपल को बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं। पेपल का वर्चुअल वॉलेट से संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्चुअल वॉलेट। इसको हम वर्चुअल वॉलेट के रूप में ही जानते हैं। पेपल का सिंबल कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए। तो पेपल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके फाउंडर कौन है, कब लॉन्च किया गया, सीईओ कौन है ये भी जान लीजिए। तो इसके सीईओ हैं डेनियल सिल्मैन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डेनियल सिल्मैन हैं। कब से हैं, जुलाई 2015 में इनको पेपल का सीईओ बनाया गया था। कब इसकी खोज हुई, तो दिसंबर 1998 में हुई थी। कहां पर हुई थी, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो SSC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पेपल की शुरुआत कब हुई, तो दिसंबर 1998 में हुई। कहां पर हुई, तो पालो अल्टो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। सीईओ कौन है, तो डेनियल सिल्मैन हैं। कब से हैं, जुलाई 2015 से हैं। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो ईबे है, जो 2002 से 2015 के बीच में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर Ctrl+I द्वारा इटैलिक लगाया जाता है, तो क्या इसे हटाने के लिए Ctrl+I का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमसे ये पूछ लेता कि भैया Ctrl+I का काम इटैलिक होता है, तो आप डायरेक्ट तुरंत ट्रू लगा लेते, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बनाएगा। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को लंबा बना दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं।
तो यहां पर पूछा गया है कि कंट्रोल आई से इटैलिक लगता है तो क्या कंट्रोल प्लस आई से हटता भी है, तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शंस क्या हैं, ट्रू फॉल्स, और राइट आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, MEA की सबसे सफल परियोजना कौन सी है? तो MEA का मतलब हो गया विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय की जो सबसे सफल परियोजना है वो है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। कौन सा? पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, जिसे हम PSP के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन हैं बताइए। और आपके ऑप्शंस हैं बिपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू, विजय शेखर शर्मा, या फिर A एंड B दोनों। मोबीक्विक क्या है? आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप होता है और इसके आविष्कारक हैं A एंड B दोनों, अर्थात बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू। अब मोबीक्विक के बारे में आप देख लीजिए, ये आपका मोबीक्विक का सिंबल है, कुछ ऐसा होता है। और कब लॉन्च किया गया? तो 2009 में लॉन्च किया गया। तो यहां पर लिखा है मोबीक्विक इज एन इंडियन कंपनी फाउंडेड इन 2009। ठीक है, 2009 में इसकी खोज हुई थी और किस देश के द्वारा हुई थी? तो भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या NEFT के द्वारा हम मनचाही राशि ट्रांसफर कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स बताइए। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है और इसके द्वारा हम मनचाही राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट फिक्स की गई है और मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है कितनी? 10 लाख रुपए। अर्थात नेफ्ट के द्वारा आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तब एक लिमिट दी गई है तो मनचाही राशि कहां हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? ट्रू या फॉल्स बताइए। PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स के अंतर्गत करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ट्रू एंड फॉल्स में कभी कभी आपको दिक्कत यह होती है कि एग्जाम में कभी फॉल्स ए में दे देता है और ट्रू बी में, कभी ट्रू ए में और फॉल्स बी में। तो आपको सही से देख के करना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ठीक है, ई बैंकिंग से कौन रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन से हैं ECS, डिमांड ड्राफ्ट, ATM, या फिर ई चालान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपका ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ECS भी ई बैंकिंग से है, ATM भी है, ई चालान भी है। भाई ई चालान हुआ है तो पेमेंट भी तो आप बैंक के माध्यम से ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, तो ई बैंकिंग से ये भी संबंधित है। अब यहां पर बात हो रही है ATM की। तो ATM का फुल फॉर्म, ECS का फुल फॉर्म, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोनों को आप नोट कर लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और SSS एग्जाम में इन दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, UPI के संदर्भ में PSP में S का क्या अर्थ है? UPI भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं UPI को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको PSP का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं सर्विस, सिस्टम, सिक्योर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो PSP का फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि UPI के संदर्भ में पूछा गया है। ऐसे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट भी होता है। अब यहां पर S का मतलब पूछा गया है, तो S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्विस को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सर्विस। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। UPI पिन वगैरह डालते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन होता है। कभी भी हमें अपना UPI पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन SSS एग्जाम में यह पूछा जाता है कि UPI पिन की लंबाई अधिकतम कितनी होती है? तो जो UPI पिन होता है यहां पर दिख भी रहा है कितना? 4। तो मैक्सिमम 4 से 6 मीन्स मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 डिजिट का UPI पिन आप जनरेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो 4 से 6 याद रखिएगा UPI पिन। अब UPI के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए कि UPI का उपयोग क्या है।
तो पहला फीचर देखें तो पे आर रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24/7 इवन ऑन बैंक हॉलीडे। मीन्स यूपीआई के माध्यम से आप 24/7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे पेमेंट भेज भी सकते हैं और पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा फीचर, ऑल बैंक अकाउंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ सिंगल यूपीआई ऐप भीम। मीन्स आपका खाता किसी भी बैंक में हो, जरूरी नहीं कि एसबीआई में हो, आपका एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, बीओबी में हो, ठीक है, तो आप उसके अंतर्गत भीम ऐप के द्वारा यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आपको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड लाने की, ले जाने की या हर ट्रांजैक्शन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपका यूपीआई पिन जनरेट हो गया, आप कनेक्ट हो गए, तो आपको एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बैंक टू बैंक आप पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं। यूपीआई के द्वारा आप किसी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पेमेंट आप डायरेक्टली वीपीए अर्थात वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा भी भेज सकते हैं। जो भी आप यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, उसके लिए अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। मीन्स बिल्कुल ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए तुरंत कंप्लेन भी यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। जो भी आप मोबाइल ऐप उपयोग कर रहे हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, ठीक है, तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आपका फंसता है या कोई दिक्कत होती है तो आप फटाफट कंप्लेन भी कर सकते हो। तो ये था यूपीआई के बारे में बातें। यूपीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं और वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जैसे कि उसकी टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि यूपीआई के माध्यम से एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो यूपीआई के माध्यम से एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। कितना? 1 लाख रुपए का एक दिन में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी इसकी लिमिट यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है? ट्रू या फॉल्स? ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया बिल्कुल सही है, मिलते जुलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। यहां पर देखिए ई गवर्नेंस का एक फिगर मैंने जनरेट किया है। तो ई गवर्नेंस मतलब है सरकार की सुविधाओं को जनमानस के पास पहुंचाना, ठीक है, तो सारे फीचर्स इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4 में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा? जब मैंने आपको फार्मूला कैप्सूल का एक वीडियो दिया था, मींस एक वीडियो आपके लिए बनाया था कंप्लीटली 40 मिनट का, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों, उन सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन करके समझाया था, सेम डिजिट में जो एग्जाम में पूछे आते हैं, तो वहां पर ट्रांसपोज को भी मैंने समझाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी आपके लिए, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं A1, B1, C1, D1, दूसरा है B1, C1, D1, E1, तीसरा B1, B2, B3, B4 या फिर A1 B4। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है? हमारे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा A1, B1, C1, D1 अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? अब यहां पर बात हो रही है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर, और आपके ऑप्शंस हैं HP कंपनी, दूसरी है एप्सन, तीसरी है लैब इंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982, चौथी है टैंडी मॉडल 2000 1985। इससे संबंधित SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया, मीन्स उसके फाउंडर कौन है? तो जो आपका पहला लैपटॉप कंप्यूटर है वो एडम ऑसबॉर्न के द्वारा डेवलप किया गया। कब? 1981 में, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता था ऑसबॉर्न 1। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व के पहले लैपटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑसबॉर्न 1 के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो लागत थी वो $1795 के आसपास थी, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, इप्सन 1981। इस कंपनी के द्वारा 1981 में विश्व का पहला कंप्यूटर जो लैपटॉप के रूप में था उसे विकसित किया गया था। अब नेक्स्ट, एप्पल कंपनी यूज्ड चिप्स फ्रॉम ... फॉर इट्स कंप्यूटर। एप्पल कंपनी अपना जो कंप्यूटर है डेवलप करती हैं, उसमें किस कंपनी का चिप यूज करती हैं?
और आपके ऑप्शन हैं मोटोरोला, इंटेल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। एप्पल कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, सिक्योरिटी के पर्पज से देखें तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मोटोरोला। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग हम कैड, कैम, सीईपी प्रक्रिया में कर सकते हैं? बताइए। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि CAD कैड का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी पूछता है CAM कैम का फुल फॉर्म। तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। 3D का मतलब त्रिविमीय, हिंदी में से क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बोलते हैं, और इसका उपयोग हम कैड, कैम, कैप में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इट इज अ ब्लॉक डिवाइस मीन्स निम्न में से ब्लॉक डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है आपके टर्मिनल, डिस्क, माउस और प्रिंटर। बताइए ब्लॉक डिवाइस इसमें से कौन सा है? अगर आपको पता होगा कि ब्लॉक डिवाइस होता क्या है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क। अब आप जान लीजिए ब्लॉक डिवाइस क्या होता है। तो ब्लॉक डिवाइस आर नॉन वोलेटाइल मास स्टोरेज डिवाइस हुज इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड CD-ROMs आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस। तो ब्लॉक डिवाइस क्या होती हैं? नॉन वोलेटाइल मास स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर है मींस किस प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होती है, कौन सबसे अच्छा होता है? आपके ऑप्शन हैं लेजर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स या फिर इंकजेट। बताइए उच्च श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा लेजर। लेजर प्रिंटर कैसा दिखता है? देखिए यहां पर HP का एक लेजर प्रिंटर आपके सामने है, यह आपका लेजर प्रिंटर है। उसके बाद बात आती है डेजी व्हील की। तो डेजी व्हील इसका नाम कैसे पड़ा? तो यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं इसका जो अंदर का कॉर्टेज होता है यह आपका डेजी फ्लावर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? डेजी फ्लावर ऐसे ही होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है, जो बाई इंपैक्ट ऑफ पेन्स स्टैकिंग एंड डाउन ऑन एन इंक रिबन rather like the traditional टाइपराइटर। जैसे कि टाइपराइटर होते हैं वहां पर क्या होता है, जो पिन होती है ना वो अप डाउन करती हैं इंक रिबन के ऊपर और वहां पर लिख जाता है। तो टाइपराइटर की भांति क्या होते हैं? इंकजेट होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, हाउ कैन यू लोकेट अ वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट? प्रेजेंट टाइम पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फर्जी की हैं या फिर आपके डाटा को चुराने के लिए उपयोग की जाती हैं, मींस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरेलू हैं। आपके ऑप्शंस हैं बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, बाय डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च, ऑल ऑफ द अबव, बाय कॉन्टेक्टिंग देम बाय ईमेल। यहां पर देखिए तीसरे नंबर पर दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। कभी कभी ऐसा ही होता है, तीसरे नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, कभी कभी पहले नंबर पर दे देता है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है, वो ऑल ऑफ द अबव है, चाहे चौथे नंबर पर रहे या फिर पहले नंबर पर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोई भी वेबसाइट कितनी सिक्योर है अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो जो पैडलॉक आइकन होता है किनारे आप देखिए, जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहां पर एक पैडलॉक आइकन होता है। तो वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर सिक्योर है तो लिख के आएगा कनेक्शन सिक्योर, नहीं सिक्योर है तो वहां पर आपको वो बता देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट, तो यहां पर राइट आंसर देखिए हाईलाइट हो गया आपका। अब नेक्स्ट, उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन कहां पर मिलता है? डेट एंड टाइम आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, नोटिफिकेशन एरिया की में जो है आपका ये मिलता है, लेकिन नोटिफिकेशन एरिया यहां पर ऑप्शन में है नहीं। यहां पर डायरेक्शन पूछा है कि राइट में है, लेफ्ट में है, सेंटर में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप नॉर्मली विंडोज का उपयोग करते हैं। विंडोज में आप देखें तो जो आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन है वो होता है राइट साइड में, लेकिन उबंटू में जस्ट अपोजिट होता है, या होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
ऑप्शन सेकेंड लेफ्ट। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए उबंटू का सिंबल है, लोगो कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट वन ऑफ द लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू। निम्न में से कौन सा ऐसा व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं है? और आपके ऑप्शन हैं स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या फिर स्लाइड सॉल्टर व्यू। देखिए स्लाइड शो व्यू भी होता है, शॉर्टर व्यू नहीं होता है, स्लाइड सॉल्टर होता है, स्लाइड का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शॉर्टर व्यू, क्योंकि शॉर्टर व्यू आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नहीं मिलता है। स्लाइड सॉल्टर होता है लेकिन सॉल्टर नहीं होता है। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वार्टेट 5,2 का मान क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहां पर ये क्या करता है, एक यूनिक मीन्स राउंड फिगर में भागफल बताता है। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2.5 समथिंग आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा? राउंड फिगर लेगा, मीन्स जो आगे आ गया पॉइंट के पहले वही इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहां पर आपके ऑप्शन से हैं 2, 3, 1, 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले? बताइए, जो आप स्क्रीन देखते हैं बाय डिफॉल्ट में उसका ओरिएंटेशन कितना होता है? 1024 × 782, 1366 × 768, 1280 × 720 या फिर 8/10 में। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्क्रीन होती है, जब आप राइट क्लिक करेंगे और स्क्रीन रिजोल्यूशन पे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन दिया गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1366 × 768। 127.0.0.0 कैसा एड्रेस है? आपके ऑप्शन से यहां पर क्या है? फिजिकल एड्रेस, लूप वैक एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। आईपी एड्रेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस को आप जरूर देखिएगा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, एक है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 कितने बिट का होता है या IPv4 की साइज क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। कितने का? 32 का। वहीं आपका IPv6 128 बिट का होता है। दोनों आप याद रखिएगा। और यहां पर जो आईपी एड्रेस लिखा है यह आपका आता है लूप वैक एड्रेस के अंतर्गत, मीन्स यहां आपका एक लूप वैक एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है। आपके ऑप्शन से हैं सिंगापुर नेट्स, चाइनीज यूनियन पे, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बोथ। ठीक है, सिंगापुर नेट्स और चाइनीज यूनियन पे ये दोनों रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति होती है। अब नेक्स्ट, हमारे डेटा पर नजर कौन रखता है, मीन्स जासूसी करने का काम कौन करता है। स्पाईवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में यूजर क्या कर रहा है, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, कहां पर क्या पासवर्ड सेव किया गया है, ऐसी कोई भी जानकारी है उसको स्टोर करने का काम करता है स्पाईवेयर। कौन करता है? स्पाईवेयर। सबसे पहले ये डेटा को एकत्रित करता है, जासूसी करके जो भी उसको मिलता है सब कुछ इकट्ठा करता है, फिर उसको हैकर के पास पहुंचाने का काम करता है और हैकर आपके डेटा को एक्सेस करके आपको नुकसान पहुंचाता है और बहुत सारी दिक्कतें आपको होती हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी आपको अपना पासवर्ड वगैरह सेव करके नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉड प्रति सेकेंड बिट्स के साथ समानार्थी शब्द है। बॉड इज द सिनोनिम्स विद बिट्स पर सेकेंड, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। बॉड क्या होता है? तो बॉड रेट इज मोस्टली यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंटिंग सिंबल पर सेकेंड आर पल्स पर सेकेंड, वेयर बिट रेट इज सिंपली बिट्स पर सेकेंड। ये क्या करता है? इसका उपयोग कहां पर होता है? टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन हैं 10, 20, 5 और 15। अब देखिए
कहीं पर ये नहीं दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर है, इम्प्रेस है या फिर कैल्क है। मींस पूरे लिब्रे ऑफिस की यहां पर बात कर रही है कि पूरे लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम जूम कितना होता है, 5 ही होता है ना। और कहां पर होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है, यही आपके सिलेबस में है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मिनिमम 5 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा 5। अगर पूछता है राइटर का कि मिनिमम कितना होता है तो आपको बताना है। अगर पूछता है मैक्सिमम, लिब्रे ऑफिस राइटर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मिनिमम, मैक्सिमम, जूम सभी मीनों को एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं उसे देख लीजिए। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए अलग अलग वीडियोस को ना देखकर जो ट्रिपल सी की मैंने 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है उसे आप देख लीजिएगा। पूरा कंप्लीट पैकेज है, उसको देखने के बाद आपको अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, भारत में 10 रुपए का सिक्का कब लॉन्च किया गया, बताइए 10 रुपए का सिक्का कब लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, उसके पहले ऑप्शन देखिए, 2010, 2006, 2009 और 2011। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड 2006। 2006 में 10 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। अभी 2010 में भी एक लॉन्च किया गया है, लेकिन पहले की बात करें तो 2006 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, कोई इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आरपीए तकनीकी का उपयोग नहीं कर सकता है। मींस निम्न में से किस कार्य में आरपीए तकनीक का उपयोग नहीं हो सकता है। आरपीए का फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा भी गया है कि आरपीए स्टैंड फॉर या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग के क्षेत्र में, टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, रिटेल के क्षेत्र में, इन सभी जगह आरपीए तकनीक का उपयोग हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में लोअर केस जैसे अपर केस को बदलना चाहते हैं तो निम्न में से किसी एक विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। If we want to change the character cases like lower case to upper case in LibreOffice Writer document, which one of the following option should be used? Means अगर LibreOffice Writer के अंतर्गत आप कैरेक्टर के केस को चेंज करना चाहते हैं, जैसे लोअर केस से अपर केस से प्रॉपर केस, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4 या शिफ्ट प्लस F3। लेटर का केस चेंज करने के लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यही है, लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा गया कि साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है। यहां पर पूछा गया कि अगर आप चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर के केस को चेंज करना, जैसे लोअर केस से अपर केस में लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत, तो किसका उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 4 शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। अब नेक्स्ट, POP1 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल फैच करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रू या फॉल्स। तो क्या POP1 प्रोटोकॉल का उपयोग हम मेल बॉक्स से ईमेल फैच करने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, उसके पहले यहां पर देखिए SMTP का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अब SMTP का उपयोग क्या है, तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं मेल भेजने के लिए। POP का उपयोग क्या है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अर्थात POP3 का उपयोग हम मेल को रिसीव करने या मेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि मेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऐसे ही IMAP का उपयोग मैसेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिएगा,
कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ईमेल का प्रोटोकॉल है, तो SMTP, POP3, IMAP ये सभी आपके ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। अब नेक्स्ट, लैन किसको किससे जोड़ता है, मीन्स ईथरनेट कार्ड के द्वारा, मॉडेम से, गेटवे से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लैन ईथरनेट कार्ड के द्वारा जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ईथरनेट कार्ड। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रोबोट चेक शब्द किससे लिया गया है, रोबोट इज ड्राइव्ड फ्रॉम किस वर्ड। यहां पर आप एक फिगर के रूप में देख सकते हैं, GIF मैंने रखा हुआ है रोबोट का। रोबोट क्या है, जैसे भी उसे हम प्रोसेस देते हैं, मीन्स जो भी डाटा या सूचना हम पुट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो यहां पर पूछा गया है कि रोबोट चेक शब्द किससे लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं रबोटा, रोबोटा, रेबोटा या फिर रिबोटा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपसे नमस्ते कर रहा है ना, तो ऐसी कमांड इसको दी गई है, इस अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोबोटा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, G2C का क्या अर्थ है। G2C ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ई गवर्नेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसके ऑप्शन हैं गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कस्टमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो G2C का मतलब क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, क्योंकि सरकार के लिए हम उसके नागरिक हैं, ना कि उसके ग्राहक। ठीक है, अब यहां पर ई गवर्नेंस का एक मॉडल आप देख लीजिए। 4 पार्ट हैं इसके, G2C, G2E, G2B एंड G2G। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जहां पर सरकार अपनी सेवाएं नागरिकों को और नागरिक अपनी सेवाएं सरकार को प्रदान करते हैं। G2E का मतलब है जहां पर सरकार का सीधा संबंध कर्मचारियों से होता है, मीन्स सरकार कर्मचारियों को सेवा प्रदान करती है, वो कहलाता है G2E। ऐसे ही G2B के अंतर्गत गवर्नमेंट टू बिजनेस, जहां पर कंपनी आपस में सेवाएं प्रदान करती हैं सरकार को, वो कहलाता है G2B। और G2G के अंतर्गत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अर्थात जहां पर एक सरकार दूसरे सरकार को सेवाएं प्रदान करती हैं, वो कहलाता है G2G। जैसे कि किसी सरकार में कोई आपत्ति चल रही है, कोई विपदा चल रही है, तो दूसरी सरकार उसकी सहायता करती है, या फिर वो सरकार दूसरी सरकार से इस बारे में विचार विमर्श करती है, तो ये कहलाता है G2G, अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहां पर एक फिगर और आप देखिए, चाहे हम अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें, सोशल सर्विस हो, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो, आइडेंटिफिकेशन हो, पब्लिक सेफ्टी की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की करें, एकेडमिक सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, OSS सर्विस सेंटर हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, ओपन डाटा हो, कलेक्शन सिस्टम हो, मीन्स ये सब कुछ आपका लगभग ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका द सिफर ऑफ टुडे आर कार्ड। सिफर ऑफ टुडे हम कहते हैं, किसको कहते हैं। ऑप्शन है आपके सब्स्टिट्यूशन सिफर, नन ऑफ दीज, ट्रांसपोजिशन सिफर या फिर राउंड सिफर। सिफर क्या है आप सभी जानते हैं, जो प्लेन टेक्स्ट होता है तो इनक्रिप्शन के बाद जो मिलता है वो सिफर टेक्स्ट कहलाता है। और सिफर ऑफ टुडे हम कहते हैं राउंड सिफर को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राउंड सिफर। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कुल कितने प्रकार के चार्ट कैल्क में हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। ऑप्शन हैं 10, 9, 12 या फिर 11। जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ाया था तो वहां पर चार्ट के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था, क्योंकि चार्ट से काफी सारे क्वेश्चंस SSS एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। तो यहां पर चार्ट विजार्ड ओपन है। चूज अ चार्ट टाइप में देखें तो कॉलम चार्ट, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये आपके टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। कौन सा चार्ट कैसे काम करता है ये मैंने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट पढ़ाते समय पढ़ाया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी चार्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दिया गया है 3D लुक का ऑप्शन, यहां से आप अपने चार्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट का प्रकार नहीं है। तो इन नामों को आप याद कर लीजिए। अगर इसके बाहर से कोई भी नाम पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो चार्ट का एक प्रकार नहीं है। ठीक है,
याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई। मींस कौन सी ऐसी बैंक थी जिसने सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की। ऑप्शंस हैं फिनो पेमेंट बैंक, डीसीबी, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी बैंक हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सेकेंड डीसीबी। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। डीसीबी बैंक लिमिटेड क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो डीसीबी बैंक आपकी क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होती है। डीसीबी बैंक का यहां पर आप देख सकते हैं लोगो कुछ इस प्रकार से है। और सीईओ की बात करें तो कौन है? मुरली एम नटराजन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत करने वाले डीसीबी बैंक के सीईओ कौन हैं? तो मुरली एम नटराजन हैं। कब से हैं? 29 अप्रैल 2009 से हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। और डीसीबी बैंक कब शुरू की गई? तो 1930 में शुरू की गई थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस स्टैंड फॉर, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। जब मैंने आपको 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई थी तो वहां पर पहला प्रश्न हमारा यही था, बॉस, है ना। शुरुआत हम लोगों ने की थी बॉस से। फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट, पहला विदेशी बैंक जिसने भारत में सबसे पहले अपना ब्रांच खोला। विच इज द फर्स्ट फॉरेन बैंक हैज बीन ओपन द ब्रांच इन इंडिया। ऑप्शन से हैं HSBC, DCB, SBI, फिनो पेमेंट बैंक। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा HSBC। ठीक है, इसने सबसे पहले भारत में खाता खोला था, मीन्स अपनी ब्रांच खोली थी, जो विदेशी बैंक थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सीईओ कौन है इसके? सुरेंद्र रूषा हैं। कब से हैं? 30 जुलाई 2018 से हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? HSBC है। और कब इसकी खोज हुई? तो 1853 में हुई थी। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड्स पर ले जाने से क्या होता है? मूविंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड्स पर ले जाने को जो प्रोसेस है उसे हम मूविंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मूविंग। अब नेक्स्ट, कौन सी सुविधा केवल चयनित पार्ट के प्रारूप को कॉपी करता है, सामग्री को नहीं? आपके ऑप्शंस हैं कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग या फिर कट। मीन्स हम किसका उपयोग करते हैं? केवल चयनित पार्ट, चयनित का मतलब सेलेक्टेड एरिया, ठीक है, उसके प्रारूप को कॉपी करने के लिए, सामग्री को नहीं। तो देखिए, जब हम कॉपी करते हैं तो वहां पर हमारी जो सामग्री है वो कॉपी होती है, लेकिन प्रारूप का मतलब फॉर्मेटिंग होता है। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, एवीजी किससे संबंधित है? एवीजी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ट्रिपल सी एग्जाम में। आपके ऑप्शंस हैं एवरेज, एंटीवायरस, 3D प्रिंटर या फिर ब्लॉकचेन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क का फार्मूला नहीं है या फिर एवीजी एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल गलत है। एवीजी नाम का कोई भी फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एवीजी किससे संबंधित है? तो आपका एंटीवायरस से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, एंटीवायरस। अब नेक्स्ट, RDS स्टैंड फॉर, RDS का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिबूट डेस्कटॉप सर्विसेज या फिर नन ऑफ दीज। तो RDS का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, SED स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SED? ऑप्शंस हैं स्ट्रीम एडिटर,
स्मोक इमिटिंग डायोड, स्वीट ईगल ड्रीम्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो एचईडी का फुल फॉर्म होता है ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि स्ट्रॉम एडिटर भी होता है, स्मोक इमिटिंग डायोड भी होता है और स्वीट ईगल ड्रीम्स भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है, बताइए। विस्तार का मतलब होता है एक्सटेंशन, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शंस हैं .xltm, .xlt, .ots या फिर .ods। .ods तो होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का, लेकिन यहां पर पूछा है टेम्पलेट के बारे में, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का टेम्पलेट जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है .ots। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट, .ots। ठीक है, अब नेक्स्ट, DES इन्वेंटेड बाय विच कंपनी? DES किस कंपनी द्वारा खोजा गया है? कौन है इसके आविष्कर्ता? तो यहां पर देखिए DES के बारे में लिखा है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये होता क्या है? द डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड इज अ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम फॉर द एन्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल डाटा। तो डिजिटल डाटा को जो एन्क्रिप्शन होता है उसके लिए जो एल्गोरिथम तैयार किया जाता है वही कहलाता है DES, और ये लॉन्च किया गया था IBM कंपनी द्वारा। याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। अब नेक्स्ट, यहां पर देखिए एक ब्लॉक डायग्राम आपका बना हुआ है DS का, जहां पर देखिए प्लेन टेक्स्ट आपके जा रहे हैं, फिर इनक्रिप्ट होता है और फिर उसके बाद डिक्रिप्ट भी होता है। सेंडर यहां पर है, सिफर टेक्स्ट मिलता है इनक्रिप्शन के बाद। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो इनक्रिप्शन से पहले के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार नहीं है? बताइए, कौन ऐसा है जो साइबर अटैक का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन हैं आपके फिशिंग, MITM, रिप्लाई अटैक या फिर AVG। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, MITM। ठीक है, ये साइबर अटैक का एक प्रकार है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी शीट हो सकती हैं? और आपके ऑप्शन हैं 48,000, कोई लिमिट नहीं है, 60,000 या फिर 32,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 32,000। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 32,000 आपकी सीट हो सकती हैं, इससे अधिक सीटें वहां पर नहीं हो सकती हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीटों की संख्या कितनी होती है? तो कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या होती है 1। बाय डिफॉल्ट सीट का नाम क्या होता है? यह भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितना होता है? सीट 1 होता है। ठीक है, अगर आप सीट को ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर प्लस पर क्लिक करके सीट को आप ऐड भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली शामिल है, कौन शामिल है? बताइए, ऑप्शंस यहां पर लिखे हुए हैं आपके, नेशनलाइज्ड बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कौन सी है ऐसी? तो वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आपकी शामिल हैं, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट, FDM क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDM? फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, फ्यूज्ड डायरेक्ट मेटल, फ्यूज्ड डिपोजिशन मैश या फिर फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, EDI की प्राथमिकता किससे संबंधित है? बताइए। तो EDI की प्राथमिकता किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं कंपनी, लोडर, लिंकर या फिर सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनी कंपनी। किसी भी कंपनी से EDI की प्राथमिकता सबसे ज्यादा संबंधित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मींस किस चार्ट का उपयोग हम किसी डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं? ऑप्शन हैं पाई, कॉलम, बबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पाई चार्ट। Save remote option in LibreOffice Calc is used to perform which one of the following operation?
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट विकल्प का उपयोग निम्न में से किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सेव द करंट स्प्रेडशीट एज रिमोट लोकेशन, सेव द करंट स्प्रेडशीट, सेव द करंट स्प्रेडशीट एज पीडीएफ, सेव ऑल द ओपन स्प्रेडशीट। अब यहां पर बात हो रही सेव रिमोट की। जब अभी लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने पढ़ाया था तो वहां पर सेव रिमोट को एक्सप्लेन करके समझाया था। यहां पर इसका राइट आंसर होगा सेव द करंट स्प्रेडशीट एज रिमोट लोकेशन। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि सेव रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेव रिमोट का ऑप्शन आपको फाइल मेनू के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर इंप्रेस हो, सभी जगह आपको सेव रिमोट का ऑप्शन फाइल मेनू के अंतर्गत ही मिलता है। यहां पर सेव रिमोट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिमोट फाइल का ऑप्शन आएगा, जहां पर मैनेज सर्विस पर ऐड सर्विस पर क्लिक करके आप यहां से अपने डॉक्यूमेंट को या अपने स्प्रेडशीट को चाहे आप किसी भी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM फाइलनेट P8, IBM कनेक्शंस क्लाउड, इनमें से किसी जगह भी आप सेव कर सकते हैं। ये क्या है? रिमोट लोकेशंस है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ISO का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO? ऑप्शन है आपके इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, PS कमांड के स्टैट कॉलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य नहीं है? ऑप्शन हैं स्टेटस R का मतलब है रन करना, स्टेटस Z का मतलब होता है जॉबी, स्टेटस E का मतलब होता है बाहर आना और स्टेटस S का मतलब है स्लीपिंग। तो PS कमांड के स्टैट कॉलम के लिए स्टेटस E का मतलब है बाहर आना, ये मान सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्टेटस E का मतलब है बाहर आना। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है? टोपोलॉजी से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्टार, मेस, रिंग और बस। इन सभी टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करके अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 बस। बस टोपोलॉजी में एक टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर आप फिगर देख लीजिए, तो बस टोपोलॉजी का फिगर कुछ ऐसा होता है। टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क की भौगोलिक संरचना होती है। क्या होती है? नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को ही हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखिए सभी एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? तो बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए तो ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति पेड़ की तरह अर्थात वृक्ष की तरह होती है, इसीलिए इस टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहां पर मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए तो ये है आपकी क्या? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है, मीन्स एक केंद्रीय पॉइंट होता है, एक नियंत्रक होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है? तो स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमांड बनाने का कौन सा विकल्प उन कमांड को प्रिंट करता है जिन्हें निष्पादित किया जाएगा लेकिन उन्हें निष्पादित नहीं करे? Which option of make command print the commands that would be executed but do not execute them? आपके ऑप्शन से M, N, O and P। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड डैश N। ठीक है, अब नेक्स्ट,
ई कॉमर्स से व्यापार कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इसके अंतर्गत आप व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल सीमित उपयोगकर्ता द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है? विच एमंग दिस डिस्क्राइब अ क्लाउड सर्विस दैट कैन ओनली बी एक्सेस बाई लिमिटेड यूजर? आपके ऑप्शंस हैं डाटा सेंटर, वर्चुअलाइजेशन, प्राइवेट क्लाउड या फिर पब्लिक क्लाउड। तो ऐसा कौन सा क्लाउड है बताइए, कौन सी सेवा है? तो राइट आंसर इसका होगा प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अप नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन से हैं 48 बिट्स, 36 बिट, 42 बिट्स या फिर 28 बिट्स। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 48 बिट्स, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्च के लिए जो वर्ड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सर्च वर्ड, कीवर्ड, सर्चिंग पॉइंट या फिर वर्ड। सर्च के लिए वर्ड लिखते हैं मीन्स जो आप कंप्यूटर पर सर्च करते हैं। अगर अभी हम यहां पर कहें कि आपको ट्रिपल सी के बारे में पढ़ना है तो आप क्या सर्च करेंगे? तो कोई ये सर्च करेगा ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन, कोई ये सर्च करेगा ट्रिपल सी एग्जाम, कोई ये सर्च करेगा अभय एक्सेल ट्रिपल सी, कोई अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करेगा, कोई ट्रिपल सी मैराथन क्लास सर्च करेगा, कोई ट्रिपल सी महामैराथन क्लास सर्च करेगा, कोई ट्रिपल सी 2021 ब्रह्मास्त्र सर्च करेगा। मीन्स अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। जो पॉइंट्स ज्यादा सर्च किए जाते हैं वही बन जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, और वो रैंक करते हैं। तो सर्च के लिए जो वर्ड लिखते हैं उसे हम कहते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड कीवर्ड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम से पहले जो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की मैंने महामैराथन क्लास कराई है उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। मीन्स फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लाइनेज नोट्स की कमांड मिल जाएगी, फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे, फाउंडर नेम्स मिल जाएंगे, फाइल एक्सटेंशंस मिल जाएगी। मीन्स ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज आपको वहां पर मिल जाएगा, जिसे पढ़ के आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, विच कमांड यूज टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ अ कमांड एज इट इज रन? जो कमांड्स जिस अकॉर्डिंग रन हो रहे हैं उनको चेंज करने के लिए, उनका जो सीक्वेंस है उसको चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? नाइस, जॉब, टॉप या फिर रेनिश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेनिश कमांड, ठीक है। रेनाइश कमांड के द्वारा आप उसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? बताइए। ऑप्शन है आपके गेटवे, राउटर, मॉडेम या फिर एनआईसी कार्ड। ये सभी क्या है? आपकी नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट को भेजने के लिए हम राउटर का उपयोग करते हैं। राउटर ये तय करता है कि किस डाटा पैकेट को किस माध्यम से अर्थात किस रास्ते से गंतव्य तक पहुंचाना है, और राउटर की इस प्रक्रिया को हम राउटिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मॉडेम से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछाता है कि मॉडेम इज आईओ डिवाइस। आईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट आउटपुट। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि आईओ स्टैंड फॉर, तो इनपुट आउटपुट होता है। मीन्स मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडेम क्या करता है? इसको मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस में सप्ताह के कितने दिन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 7, 24 या फिर 30।
IMPS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा आता है। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के अंतर्गत आप किसी भी समय पेमेंट करिए, तुरंत वह पेमेंट दूसरे के अकाउंट में अपडेट हो जाती है। मीन्स जहां पर आप भेज रहे हैं वहां पर तुरंत अपडेट हो जाती है और ये सप्ताह के 7 दिन काम करता है। मीन्स 24 आवर्स में कभी भी आप IMPS का उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किस कंपनी द्वारा ब्लू गिनी कंप्यूटर का निर्माण हुआ? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर अर्पा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट IBM। IBM कंपनी द्वारा ब्लू गिनी कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट, किस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नेम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में किया जाता है? बताइए किस सेवा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है IRC, WAIS, Whois या फिर FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइलों को भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा Whois। अब नेक्स्ट, URL में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? मीन्स URL में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और URL में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं 63, 255, 32 या फिर 150। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 255। ठीक है, URL में कैरेक्टर्स की संख्या 255 होती है। अब नेक्स्ट, दे दोनों सफेद के साथ ब्लैक हैट हैकर्स के संयोजन हैं। दे किसे कहा जाता है? रेड हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर या फिर ब्लू हैट हैकर्स को? तो दे कहा जाता है ग्रे हैट हैकर्स को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केवल रजिस्टर्ड यूजर ही संदेश को पढ़ सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, प्राइवेसी या फिर मैसेज सीक्रेसी। तो संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एन्क्रिप्शन, जिसमें केवल रजिस्टर्ड यूजर ही संदेश को पढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इनक्रिप्शन। अब नेक्स्ट, एक लैन एक वैन बन जाता है जब आप अपने परिसर से परे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का विस्तार करते हैं और सार्वजनिक वाहक से डेटा संचार लाइनों को पट्टे पर लेते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रू या फिर फॉल्स। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का उपयोग कहां पर होता है? तो छोटी भौगोलिक दूरी, जैसे कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिल्डिंग में अगर उपयोग करना है तो वहां पर आप लैन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैन की बात आती है तब आप याद करेंगे शहर को, अर्थात जब किसी क्षेत्र की, किसी शहर की, किसी प्रदेश की बात होगी, किसी राज्य की बात होगी तो वहां पर काम करता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब बात आएगी देशों की, दो देशों की, महाद्वीपों की, द्वीपों की, तो वहां पर उपयोग होता है वैन, अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिसमें आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवीज शामिल होती हैं। तो बिल्कुल सही है, क्लिप क्या है? सिंगल मीडिया फाइल हो सकती हैं जिसमें आर्ट भी मिलेंगे, साउंड भी मिलेंगे, एनिमेशन भी मिलेंगे और मूवीज भी आपको मिल सकती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी को कहां स्टोर कर सकते हैं? बताइए। क्रिप्टो करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके क्रिप्टो वॉलेट, बैंक, फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं? तो इसे हम क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर करते हैं। कहाँ पर? क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।